हेलो एवरीवन, आई एम गौरव। दिस इज़ योर चैनल GDPS संज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का CBSE का, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इज अवर सराउंडिंग। उसमें हम लोग मैटर, सबस्टांस, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसका डिफ्यूजन पढ़ेंगे, कोहेसिव फोर्स पढ़ेंगे, रिजिड फ्लूइड्स पढ़ेंगे और उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, और साथ ही उसका प्रॉपर्टी। चलिए तो हम समझते हैं हमारा जो चैप्टर है मैटर इज आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि इसमें जो मैटर का बात कर रहा है कि मैटर है क्या। तो मैटर जो भी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स आपके चारों तरफ दिखाई देती है, या फिर इनवर्स में चलते हैं, वहां पे सन हो गया, अर्थ हो गया और भी अदर प्लैनेट्स हो गए, सारे की सारी चीजें जो है वो मैटर है। हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये भी मैटर है। ये जो मार्कर दिख रहा है ना, ये भी मैटर है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें दिखाई देती है आपको, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो चलिए तो एक चीज और समझते हैं कि मतलब इससे पहले के जो फिलोसफर थे वो लोग क्या कहे थे, जो अर्ली टाइम के जो फिलोसफर थे वो क्या थे कि ये जो मैटर है ना, ये 5 चीजों से मिलकर बना है। वो 5 चीजें हैं स्काई, एयर, वाटर, फायर और अर्थ। बोले थे कि ये जो मैटर है बस यही 5 चीजों से मिलकर बना है, और एक नाम दिए थे पंचतत्व। बोले थे कि ये, लेकिन अभी के जो साइंटिस्ट है वो ये कहे। तो चलिए देखते हैं ये कहे क्या डेफिनेशन में, समझते हैं यहाँ पे। वो कहे क्या कि एनीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैज मास एंड प्रिवेंट द अदर थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी चीजें दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं वो क्या करती है, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करती है, साथ ही उसमें कुछ ना कुछ मास होते हैं, और जब वो किसी जगह को अगर वो स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया तो उस जगह पे किसी दूसरे मैटर को आने से रोकती है। यही डिफिनेशन में कहा है। तो मैटर का डिफिनेशन यही था कि एनीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैज मास एंड प्रिवेंट द अदर थिंग्स। तो यही चीज है कि मैटर है क्या, आप लोग को बताएं। यही मैटर है जो इस डिफिनेशन से आप लोग समझे और मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कि अब आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब क्या कि इसको फिजिकली और केमिकली नेचर पे क्या किया है कि मैटर को डिवाइड किया गया। तो अब पढ़ते हैं कि फिजिकल नेचर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो थोड़ा सा इसमें पढ़ते क्या है कि जो हमारा मैटर होता है वो टीनी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। मतलब क्या कि जो अंदर में पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होता है कि वो कांस्टेंट मूव करते हैं, मतलब उनका जो स्पीड होता है वो सेम होता है। ठीक है, वाइब्रेट जो करते हैं वो। ठीक है, और साथ ही क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है कि कुछ न कुछ स्पेस होती है, और साथ ही क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो जैसे कुछ एक फिगर से हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक मैटर है ये, ठीक है, और इस मैटर में क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स है। ये है हमारा छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स, और इस टीनी पार्टिकल्स में बताएं कि ये जो मैटर हमारा छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और साथ ही क्या होता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ, सारे पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होंगी, और क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, क्योंकि इनका जो क्या होता है कि ये लोग बहुत पास होते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो वो हम समझ सकते हैं जैसे कि एक चुंबक ले लेते हैं, एक चुंबक मान लीजिए लेते हैं। चलिए तो क्या किए कि जब हम चुंबक को पास रखते हैं तो देखते हैं क्या कि इनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, बट वही चुंबक को थोड़ा अगर दूर कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो वही कहते हैं कि जब पार्टिकल्स क्योंकि पास होते हैं, बहुत क्लोजली बाउंडेड होते हैं, तो पास होने के कारण है क्या कि इनके बीच में जो है अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मतलब था पार्टिकल्स का फिजिकल नेचर में ये चीज पढ़े कि टीनी पार्टिकल्स होते हैं, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं मैटर, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, स्पेस, इनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होती है, और साथ ही जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट अपने तरफ एक दूसरे को करती है वो। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि बार बार पार्टिकल्स चल रहा था बात, तो हम लोग समझते हैं कि पार्टिकल्स है क्या। तो ये जो पार्टिकल्स है
आइदर ये एटम हो सकते हैं या फिर ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो है पार्टिकल्स इसलिए यहाँ नाम दिया गया क्योंकि अभी हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े नहीं है, तो हम लोग थर्ड चैप्टर में अच्छे से इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अभी इसलिए इसका यहाँ नाम दिया गया क्योंकि पढ़े नहीं है, तो हम लोग उसका नाम यहाँ पे पार्टिकल्स दिए और उसी पार्टिकल्स से हम लोग इस थोड़ा सा इसको समझेंगे, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं हम लोग सब्सटेंस। सब्सटेंस आइदर एलिमेंट या फिर ये कंपाउंड हो सकते हैं। तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस जो है एक तरह का कहिए कि ये मैटर ही है और ये जो है फिजिकल प्रोसेस से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे मतलब फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते इसको, फिजिकली प्रोसेस से सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको बता दिए कि सब्सटेंस है क्या, तो सब्सटेंस आइदर एलिमेंट या फिर ये कंपाउंड हो सकते हैं। आगे चलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से समझते हैं डिफ्यूजन है क्या। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब क्या, ये दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का इंटरमिक्सिंग होता है, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि वास्तव में डिफ्यूजन है क्या। तो एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि एक ले लेते हैं हम आइस का, एक आइस लेते हैं, ठीक है। एक आइस लिए, आइस का क्यूब लिए और उस पर क्या है कि कुछ कलर हम इस पे ड्रॉप किए, और जब जैसे कलर ड्रॉप कीजिएगा तो क्या होगा कि इस पे आइस जो है वो पूरा इसको कवर कर लेगा। तो जब ये पूरे को कवर कर लेगा तो कवर क्यों किया, क्यों इस पे पूरा ये कलर हो गया, तो कलर इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पार्टिकल्स, जो आइस का पार्टिकल्स था उसके बीच में थोड़ा बहुत जो है स्पेस था, जिसके कारण क्या हुआ कि उसकी जगह को भी फिल कर लिया, तो ये डिफ्यूज हुआ। जैसे और सबसे अच्छा देखा जाए तो एक चीज समझिएगा, डिफ्यूजन जो है ना, एक होता है सॉलिड, एक होता है मैटर का, जो मैटर का स्टेट होता है तीन होता है स्टेट में, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेज होते हैं। तो सॉलिड वाले में क्या होता है कि डिफ्यूजन जो है ना वो बहुत स्लो होता है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होती है। बट अगर जब हम लिक्विड का बात करते हैं तो एक मान लीजिए बीकर लिए, और इस बीकर में क्या करते हैं कि जब ये बीकर पानी से भरा है मान लीजिए, और इस बीकर में अगर हम वन ड्रॉप अगर गिराते हैं, बूंद अगर एक बूंद अगर इसमें गिरती है, तो देखिए क्या होता है कि इस पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये डिफ्यूज हो जाता है और पूरे में ये फैल जाते हैं। तो देखा जाए कंपेरिजन टू सॉलिड, जो लिक्विड में क्या होता है कि डिफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स में गैप होती है, तो गैप में क्या होता है कि डिफ्यूजन के कारण क्या तो पूरे में फैल जाती है। और अगर देखा जाए गैस, गैस का बात करते हैं, तो गैस में क्या होती है कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, इतने बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं, मतलब कंपैरिजन टू सॉलिड लिक्विड, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो क्या होता है कि उनके बीच में ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ्यूजन अगर देखा जाए तो सबसे फास्ट जो है वो हमारा गैस में होता है। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कभी हमारे घर में अगर खाना बनता रहता है तो क्या होता है कि खाना जब बनते रहता है तो देखिएगा कि बहुत दूर तक, जब वो खाना गर्म रहता है तो बहुत दूर तक स्मेल आती है। अब बट क्या होता है कि जब वो ठंडा हो जाता है तो नहीं आती है। तो क्या होता है कि जब वो गर्म रहता है ना तो वो हीट होकर के उसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा क्या होता है, भागते हैं बाहर की तरफ, वो सराउंडिंग में आके फैल जाते हैं, और फैलने के कारण क्या होता है वो जैसे उससे निकल के बाहर आते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, एयर में पूरा फैल जाता है। क्योंकि आपको जस्ट बताएं कि एयर में क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा उसमें गैप होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पूरे में फैल जाती है और तुरंत में फैलती है। बट जब ठंडा हो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण हमें स्मेल नहीं आ पाता है। तो डिफ्यूजन अब हमको लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन होता क्या है। अब चलते हैं, हमारा एक टर्म और है हमारा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कहने का मतलब क्या है, जैसे बताया ना कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है और टाइटली एकदम। कोहेसिव फोर्स करने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को क्या करता है कि एक अट्रैक्ट करके बहुत ही मतलब बाउंडेड होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाईली बाउंडेड करके रखता है। तो वही है कोहेसिव फोर्स है ये, और इसका एक और नाम होता है एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स करने का मतलब क्या कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को टाइटली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ और वो बांध करके रखते हैं। तो कोहेसिव फोर्स यही है, ज़्यादा उसमें कुछ समझने का नहीं है। और एक एग्जांपल भी उसका ले सकते हैं, कोहेसिव फोर्स का क्या ले सकते हैं कि जैसे एक अगर चौक लेते हैं, ठीक है, चौक जो हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था वो चौक, और एक ले लेते हैं मान लीजिए एक आयरन नेल ले लेते हैं, और क्या कीजिएगा जब देखिएगा कि अब अगर चौक पे अगर एक बार हीट कीजिएगा, धीरे से भी अगर हैमर करते हीट करते हैं अगर चौक पे, तो चौक देखिए पूरा वो चूर चूर हो जाता है। तो कारण क्या होता है कि उसका जैसे कि वो रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में है, बट क्या होता है कि उसका जो कोहेसिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं होता, इसके कारण वो तुरंत बिखर जाता है। बट अगर देखा जाए आयरन जो नेल लिए है, वो क्या होता है कि उस पर कितना भी हैमर मार दीजिएगा लेकिन वो क्या होगा, चूर चूर नहीं होता है, वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। कारण क्या होता है, क्योंकि उसका एडेसिव जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, टाइटली होता है।
तो यही है एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल। तो समझ गए होंगे कि एडहेसिव फोर्स होता क्या है। अब चलिए थोड़ा सा, अब 2 टॉपिक और है, एक हमारा रिजिड है और एक हमारा फ्लूइड्स है। तो रिजिड क्या होता है? रिजिड सीधे समझिए कि रिजिड मीन्स होता है अनबेंडिंग। अनबेंडिंग करने का मतलब जैसे ये मार्कर है, इसको अनबेंड नहीं होगा ये, ठीक है। ये अनबेंड करेंगे क्या होगा, जब इस पर ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। ये बेंड नहीं होगा, बट ये अगर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है। तो यही है रिजिड। रिजिड एग्जांपल में हम सॉलिड, कोई भी सॉलिड ले सकते हैं रिजिड में। कुछ एक्सेप्शन में भी होते हैं जो सॉलिड होते हुए भी क्या हो जाते हैं, वो बेंड हो जाते हैं, बट रिजिड का मतलब ही है अनबेंडिंग। तो इससे आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। रिजिड मतलब होता है अनबेंडिंग, बट जितने भी सॉलिड है ले सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन में होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे सॉलिड ही होते हैं जो अनबेंडिंग होते हैं, बेंड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर फ्लूइड्स का बात किया जाए तो फ्लूइड में फ्लूइड क्या होता है कि फ्लूइड के पास अपना एक टेंडेंसी होता है कि ये फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लो कर सकते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा एक हो सकता है गैस हो सकता है और एक हमारा लिक्विड हो सकता है। तो गैस में कुछ भी, क्योंकि उनके पास होता है टेंडेंसी कि वो फ्लो करते हैं, एयर जो है वो ब्लो कर जाते हैं या फिर हमारा वाटर जो है वो फ्लो कर जाते हैं, तो टेंडेंसी होता है। तो फ्लूइड के एग्जांपल में हम एयर और वाटर को, लिक्विड, कोई भी लिक्विड को ले सकते हैं जो फ्लो कर जाए, और रिजिड का एग्जांपल में सॉलिड को ले सकते हैं। तो चलिए इसमें बस इस लेक्चर में हम इतना भी देखे हैं। अभी जस्ट इसके बाद फिर अब समझते हैं मैटर के जो स्टेट ऑफ मैटर, अभी समझेंगे बस, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर चलिए तो स्टेट ऑफ मैटर समझते हैं क्या, ठीक है। इसमें हमारा एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इसमें क्या है कि जो हमारा सॉलिड है उसका एक एग्जांपल आइस लिए हैं हम, लिक्विड में वाटर लिए हैं, और गैस का हमारा एलपीजी जिसपे खाना बनता है, घर में देखे होंगे सिलेंडर होता है, या फिर हमारा सीएनजी जिससे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, हम इसके इंपॉर्टेंट टर्म से समझेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 जो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर है। इसको समझते हैं, यहाँ पे टर्म से समझते हैं, अच्छे से हम समझेंगे टर्म से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या होता है कि हम सबके बारे में समझेंगे। जैसे सॉलिड, तो सॉलिड में यहाँ पे वॉल्यूम एंड मास। मतलब करने का मतलब क्या कि जो हमारा सॉलिड होता है ना, इसका जो मास और वॉल्यूम जो भी है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसका मास वॉल्यूम फिक्स होता है और इसका शेप भी फिक्स होता है, ठीक है। इसका देखा जाए तो इसका जो शेप है, कहने का मतलब दूसरे टर्म में ले सकते हैं कि इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट होगा, बट इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिफिनिट होगा। और गैस का देखा जाए तो गैस का इसका जो शेप भी होता है इंडिफिनिट और इसका वॉल्यूम भी होता है इंडिफिनिट। तो आगे हम समझेंगे कैसे इंडिफिनिट और कैसे ये है। तो क्योंकि देखिए जो हमारा सॉलिड है, अगर हम इसको हाथ पे है, इसको इस पे ऐसे रख दिए, ठीक है, मार्कर को हम इसको क्या किए, हैंड पर रखे, तो ये क्या होगा, जैसा इसका शेप है एज इट इज वैसा ही रहेगा। बट अगर लिक्विड का देखा जाए तो आप ग्लास में रखिएगा तो ग्लास का शेप, बकेट में रखिएगा बकेट का शेप, बॉटल में रखिएगा बॉटल का शेप, तो इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। और गैस का तो वही है, जिस चीज में रखिएगा वो उसी का शेप लेगा, एकदम सेम लिक्विड के जैसा ही होता है, गैस ही उसके जैसा ही होगा। बट ये जो है, जो गैस होता है, गैस का ही कंप्रेस करके ही ये लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। और कैसे बनाया जाता है आगे हम थोड़ा समझेंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, एक चीज समझे कि वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका शेप भी फिक्स होता है। और बता दिए कि गैस, सॉलिड और हमारा जो लिक्विड था, इसमें बताएं कि कैसे फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज में रखते हैं लिक्विड को तो वो चेंज होता चला जाता है। गैस को कहीं भी रखेंगे वो उसी का शेप लेगा, बट सॉलिड जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। गैस का क्या है कि गैस का वॉल्यूम भी रूम में अगर इसको अगर डिफ्यूज कर देते तो पूरे रूम का वॉल्यूम वो ले लेगा गैस, और उसका ऐसे भी है, उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। अब आगे दूसरा टर्म है यहाँ पे शेप, समझ ही लिए कि सॉलिड का शेप जो होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, और गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है। अगला टर्म हमारा है तो अगला टर्म जो हमारा है कंप्रेसिबिलिटी है। तो समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब, क्या कि हम चाहेंगे ना, यहाँ समझते हैं, यहाँ चलते हैं, हम चाहेंगे तो ये जो गैस दिख रहा है ना आपको, ये जो गैस, इस गैस को कंप्रेस करके हम जो है लिक्विड बना सकते हैं, और इस लिक्विड को कंप्रेस करके हम सॉलिड बना सकते हैं। तो समझते हैं कैसे ये होगा। तो देखिए क्या करेंगे कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स है वो पास आएंगे, और जब इनके पार्टिकल्स पास आएंगे तो इनका जो है फेज वो चेंज होगा। तो जैसे ही पार्टिकल्स पास आ जाएंगे थोड़ा, तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होंगे, क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल सॉलिड गैस के पार्टिकल से बहुत
क्लोजली बहुत ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है। और अगर उसे उसके कंपेरिजन में अगर लिक्विड को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है सॉलिड। तो कैसे, देखिए जब हम गैस को कभी भी देखिए, जब उसको कंप्रेस करने का मतलब होता है कि जब उसको क्या करना, एक तरह समझिए कि उसको ठंडा, जब हम क्या करेंगे, जैसे कि गैस के एग्जांपल में वाटर वेपर को ले लीजिए, जब आप वाटर वेपर को ठंडा कीजिएगा यानी कि उसको कंप्रेस कर दिए, वो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जैसे ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो पास होंगे और वो लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। और फिर जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो उनके पार्टिकल्स और पास आएंगे और तब वो बन जाएगा आइस क्यूब, ठीक है, आइस क्यूब बन जाता है। तो समझते हैं क्या कि ये कंप्रेसिबिलिटी से क्या होगा कि पार्टिकल्स कब पास आएगा, जस्ट बताएं, जब उसको हम कूलिंग करेंगे तब। और फिर अगर इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में भेजना होगा तो मान लीजिए सॉलिड में आ गया, मतलब वाटर वेपर था, वाटर वेपर को ठंडा किए तो वो बना लिक्विड और लिक्विड से फिर वो बन गया सॉलिड। तो फिर क्या करेंगे, अभी जस्ट बनेगी, ठंडा करने से पार्टिकल्स पास आएंगे तो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। जब हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को, जो भी मैटर है, मैटर को जब हम हीट करेंगे, जैसे ही मैटर को हम हीट करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर जाएंगे। और जैसे ही पार्टिकल्स दूर होंगे तो क्या होगा, फेज चेंजिंग होगा। जैसे कि ये जो पार्टिकल्स है जैसे हीट करेंगे तो इनके बीच में वेलोसिटी इनका पार्टिकल्स का बढ़ेगा, बढ़ने के कारण क्या होगा, ये अपने पोजीशन, जो इनका ओरिजिनल पोजीशन है, उस ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएंगे, यही सॉलिड चेंज हो जाएगा हमारा लिक्विड में। मतलब जैसे हम आइस को हीट करेंगे तो ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगा, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो है वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम वाटर को हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट नहीं होगा, ये अब बॉयल होना शुरू होगा। और जैसे ही ये बॉयल होगा फिर इनका क्या होगा, फेज चेंजिंग होगा। और जैसे ही फेज चेंजिंग होगा तो ये फेज, मतलब पहले लिक्विड थे, अब ये बन जाएंगे गैस। और गैस में समझते हैं वाटर वेपर, वाटर वेपर जो होता है वो लिक्विड से वो बनता है गैस, ठीक है। तो पहले ही समझते हैं कि आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो टर्म लिखे ना, बस इस टर्म के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बता दें कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये चीज समझ गया। अब हम लोग समझते हैं डेंसिटी। डेंसिटी करने का मतलब क्या, कि समझेंगे जैसे कि हमारा क्या था कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा हमारा किसको कर सकते थे, गैस को। वैसे अगर डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में डेंसिटी। क्यों होता है डेंसिटी, क्योंकि जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड होंगे ना तो समझिए कि उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा। अगर कंपेयर किया जाए तो लिक्विड का सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम डेंसिटी होगा। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है थोड़ा दूर होते हैं। अगर गैस का बात किया जाए तो गैस का सबसे कम ही होंगे, बहुत कम होगा उसका, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स दूर होगा तो वो बहुत कम उसका डेंसिटी होगा। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड चीज को जब हम लिक्विड में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है, डूब जाता है। बट कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं वो क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। तो फ्लोट क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि उनका जो डेंसिटी है सॉलिड का, वो क्या होता है कि वाटर के डेंसिटी से कम होता है। इसलिए वो क्या होने लगता है कि वो उस चीज पे, जैसे कि वाटर का लेवल है ना, तो इस वाटर लेवल पे कुछ सॉलिड रखे और ये सॉलिड क्या होने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। कारण क्या होगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सॉलिड, इसका डेंसिटी, ये जो वाटर है इसके डेंसिटी से कम होता है, इसलिए क्या होता है कि ये फ्लोट करने लगते हैं। और अगर वाटर के डेंसिटी से इसका डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा होगा तो डूब जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि छोटा सा अगर हम आयरन का नेल लग भी लेते हैं या फिर हमारा सुई जो होता है घर में जिससे हम लोग सिलाई करते हैं छोटा सा, उसको भी अगर पानी में डालिएगा ना डूब जाएगा। बट अगर बड़ा चीज, कोई चीज बड़ा लेकर के डालिए, प्लास्टिक से, कि हमारा बनाना को कट करके उसका जो होता है लकड़ी जो होता है वुड टाइप का, उसको रखिएगा तो क्या होगा, वो फ्लोट करने लगता है, क्योंकि वो भी तो सॉलिड है। बट क्या होता है कि जो हमारा आयरन नेल होता है या फिर हमारा निडल जो होता है, सुई जो होता है, उसका जो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली बॉन्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो पानी में डूब जाते हैं। और इनका डेंसिटी कम होता है उनके अकॉर्डिंगली, इसलिए वो पानी पे, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। और समझते हैं कि देखिए, हाँ, वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, ये जो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस है, इस पे सबसे ज्यादा वाटर का डेंसिटी होता है। यही 4 डिग्री पे ही सबसे ज्यादा वाटर का डेंसिटी होता है। तो अब डेंसिटी टर्म भी हम लोग समझ रहे हैं। डेंसिटी मतलब क्या, कि समझिए कि एकदम क्लोजली बाउंडेड होगा, पार्टिकल्स के बीच में बहुत निग्लिजिबल जो होता है ना, उतना गैप, समझ जाइए वैसा गैप वाला होगा ना, उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। पहले तो डेंसिटी समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं क्या, कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ये जो हमारा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
इसमें क्या है कि जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये समझते हैं कि ये एक दूसरे के, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों में कैसे है, तो हम समझते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो समझते हैं कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कहने का मतलब क्या कि ये जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस दिख रहा है ना, यही हमारा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसके बीच के स्पेस को बढ़ाएंगे, तो बढ़ेगा कब, जब हम इसको हीट करेंगे तो पार्टिकल्स दूर होंगे। पढ़ लिए थोड़ा देर पहले कि हीट करने पे क्या होता है, पार्टिकल्स दूर होते हैं। तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पार्टिकल को हीट करेंगे, ये दूर हो जाएंगे। तब क्या होगा कि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम जाता है। तो ये एक दूसरे के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होता है कि जब हम इनके बीच क्या होता है, स्पेस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कमेगा। तो जब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं, तो जब एक चीज को बढ़ाते हैं और दूसरा चीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कंफ्यूज यहाँ पे मत होइएगा। और एक हमारा है डिफ्यूज जस्ट इससे पहले डिफ्यूजर में पढ़े तो इसी टाइप में कि क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करता है गैस। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही गैस को, जैसे एक सेंट वगैरह होता है, डीओ वगैरह, उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखिएगा पूरा रूम में तुरंत फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, तो क्या होता है कि जो गैस होते हैं उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि वो जल्दी डिफ्यूज होते हैं कंपेरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। तो डिफ्यूज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। डिफ्यूज का मतलब हो गया कि क्यों, कौन ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करता है, तो सीधे समझेंगे कि जो गैस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करता है। तो नेक्स्ट, अब चलिए, तो अब ये खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और जो भी लैटेंट हीट है या फिर इंटर कन्वर्जिंग जो भी है वो चीज़ के बारे में आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये अब आपका खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे।